हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज योर एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं। देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। कितने हैं? 6। इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड रो ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉलम ऑपरेशन। डेफिनेटली अगर एक रो ऑपरेशन है तो दूसरा कॉलम ऑपरेशन होगा। तो यहां पर हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। वन इज कॉल्ड रो ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज नोन एज कॉलम ऑपरेशन। ओके, तो यहां पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हम लोग पहले एक बात कर रहे हैं रिगार्डिंग रो ऑपरेशन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने हैं? 6। इसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 2 कैटेगरी में। वन इज रो ऑपरेशन, सेकंड वन इज कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन के अंदर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन हैं एंड ठीक इसी प्रकार से कॉलम ऑपरेशन के अंदर भी 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। हम लोग पहले किसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं? रिगार्डिंग रो ऑपरेशन। ओके, इसमें फर्स्ट ऑपरेशन है, द फर्स्ट वन इज इसको हम लोग बोल रहे हैं आर आई इंटरचेंज विथ आर जे। यहां पर आर आई एंड आर जे क्या है, तो इसके लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है, ओके, और इस मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं। सी वी आर हैविंग 1 2 5। इस प्रकार से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और अब हम लोग इस पर रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। फर्स्ट रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, आर आई इंटरचेंज विथ आर जे। हम लोग इसको क्या रीड करेंगे? इंटरचेंज। यहां पर ये आई और जे क्या है, तो जैसे हमने यहां पर रो 1 के एलिमेंट्स को रो 2 से इंटरचेंज करना है, यानी हम ये चाहते हैं कि रो 2 के एलिमेंट्स ऊपर आ जाएं और रो 1 के एलिमेंट्स नीचे चले जाएं। तो इसके लिए हम लोग यहां पर ऑपरेशन लगाएंगे, R1 इज इंटरचेंज विथ R2। ठीक है, अब इस ऑपरेशन से होगा क्या? हमारे पास ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इसमें फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 6 9 -7। सेकेंड रो में एलिमेंट्स आएंगे 1 2 5 और थर्ड रो आपकी एज इट इज रहेगी। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कहां आ जाएंगे? सेकेंड रो में, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स कहां आ जाएंगे? फर्स्ट रो में। तो सारे एलिमेंट, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेकेंड रो में आ गए और सेकेंड रो के सारे एलिमेंट फर्स्ट रो में आ गए। इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरचेंज करना। रो के रो हमने क्या किए? इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, हम चाहते तो हम इसी में ऐसा भी वर्कआउट कर सकते थे, R1 इज इंटरचेंज विथ R3। हम किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां पर ऐसा भी कर सकता हूं, R2 इज इंटरचेंज विथ R3। अब कौन सी 2 रो को इंटरचेंज करना है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, पर हम लोग यहां पर कोई भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसके अंदर हम लोग रो इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। इस सेकंड ऑपरेशन के अंदर यहां पर हम लोग किसी एक रो को, उसी रो को हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर एक रो के सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। हम लोग इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और अब हम लोग यहां पर इसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं R2, इसको बोलते हैं टेंड्स टू। यहां पर क्या कह रहे थे? इंटरचेंज। इसको क्या बोल रहे हैं? टेंड्स टू। दिस इज रीड एज टेंड्स टू। इसको हम रीड कैसे कर रहे हैं? टेंड्स टू। Ri टेंड्स टू K टाइम्स ऑफ Ri। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं R2 टेंड्स टू 3 टाइम्स ऑफ R2। ओके, अब इसका मतलब ये हो गया कि रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं, रो 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम 3 टाइम्स कर देंगे। सारे एलिमेंट्स 3 टाइम्स नहीं हो रहे हैं, पूरी मैट्रिक्स 3 टाइम्स नहीं हो रही है, सिर्फ किसको 3 टाइम्स कर रहे हैं? रो 2 के एलिमेंट्स को 3 टाइम्स करेंगे। तो अब जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे 1 2 5। सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम 3 टाइम्स करेंगे, तो दैट विल बी 18 27 एंड -21। ओके, इसके बाद हम लोग थर्ड रो के एलिमेंट्स को भी एज इट इज रखेंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ किसके एलिमेंट चेंज होंगे? सेकेंड रो के एलिमेंट्स चेंज होंगे, और सभी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑपरेशन हो गया इंटरचेंज करना, सारे के सारे एलिमेंट्स एक रो के दूसरे रो में शिफ्ट करना और दूसरे के फर्स्ट वाले रो में शिफ्ट करना। इसको क्या बोल रहे हैं? रो इंटरचेंज। सेकंड हो गया किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स को एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। और अब इसके बाद देखते हैं थर्ड ऑपरेशन। यहां पर ये जो थर्ड ऑपरेशन है इसमें हम लोग लिखेंगे Ri टेंड्स टू Ri प्लस K टाइम्स ऑफ Rj। इसका मतलब है हम लोग यहां पर एक एल्जेब्रिक वर्कआउट कर रहे हैं इन रोज के ऊपर, और उसका जो रिजल्टेंट है वो इस रो पे हम अप्लाई करेंगे। इसको मैं एक बार क्वेश्चन के साथ वर्कआउट करता हूं। देखिए यहां पर एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है। मैं इस A मैट्रिक्स में R1 टेंड्स टू हम ले रहे हैं R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, ऐसा ऑपरेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप देखें इसके अंदर जो रो चेंज होगी वो रो सिर्फ R1 चेंज होगी, बाकी दो रो कोई चेंज नहीं होगी। फिर से सुनना, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज किस में आएगा? तो R1 में चेंज आएगा। ओके, तो मैं सबसे पहले तो R2 और R3 जिस रो में चेंज नहीं आना है उनको मैं एज इट इज वहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 6 9 -7 8 -3 8। तो फिर से कह रहा हूं, सेकेंड रो में थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आने वाला है। हमने वो दोनों रो पहले एज इट इज नोट डाउन कर दी। किसमें चेंज आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंज आएगा, बाकी किसी रो में चेंज नहीं आएगा। हाँ, हम इसमें चेंज लाने के लिए R3 रो को यूज कर रहे हैं।
हम R3 रो को यूज कर रहे हैं, पर R3 रो में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चेंज सिर्फ किसमें आने वाला है, तो फर्स्ट रो में आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना कैसे ये ऑपरेशन वर्कआउट होगा। हम लोग R1 माइनस 2 R3 कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम R3 के एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे? R3 के एलिमेंट्स को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको R1 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये करस्पॉन्डिंगली वर्कआउट करेंगे। सबसे पहले मैं इस वाले के लिए, इस 1 के लिए वैल्यू पता कर रहा हूं, तो हम इसके लिए कैसे पता करेंगे? तो ये देखो, ये R3 है, तो मैं इसी के करस्पॉन्डिंगली वैल्यू लूंगा, मैं इनको या इनको वैल्यूज को नहीं लूंगा। तो यहां पर इस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, दैट विल गिव यू -16। अब 1 -16 इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव यू -15। फिर कह रहे हैं क्या सॉल्व किया? 1 -16 सॉल्व किया। कैसे आया? तो देखो, ये R1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 -2 इंटू R3, तो -2 इंटू R3, R3 की वैल्यू कितनी है? 8। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 -16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -15। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग यहां पर देखें, R1 के लिए वैल्यू क्या आएगी? 2 -2 एज इट इज। R3 के लिए वैल्यू क्या आएगी? -3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 + 6, 2 + 6 दैट विल गिव यू 8। ऐसे ही अब हम लोग थर्ड वाले के लिए पता करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा कोशिश करें कैसे वर्कआउट होगा। यहां पर मैं R1 की जगह पर क्या लिखूंगा? 5, फिर -2 एज इट इज। अब क्या करेंगे? तो R3 की जगह पर ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज 8। इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 5 - 16। 5 - 16 कितना आएगा? -11। -11 कहां जाएगा? तो ये इफेक्ट आएगा R1 पे। ध्यान रखें, इफेक्ट कहां आएगा? R1 पर। तो फर्स्ट रो में इस पोजीशन पे हम लोग लिखेंगे -11। तो यहां पर इसका इस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आ चुका आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। तो हम लोगों ने यहां पर रो ऑपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं। 3 रो ऑपरेशन है। फर्स्ट रो ऑपरेशन क्या है? रोज की वैल्यूज को इंटरचेंज करना, Ri इंटरचेंज विथ Rj। ओके, सेकेंड क्या है? किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स को नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? Ri टेंड्स टू k टाइम्स ऑफ Ri। ठीक है, इसी में फिर थर्ड हमने बात करी, Ri टेंड्स टू Ri प्लस k टाइम्स ऑफ Rj। इसके अंदर हमने ये ऑपरेशन लिया और इसके बाद हमने यहां पर देखा कि इसमें ये ऑपरेशन वर्कआउट करेंगे, पर इफेक्ट कौन सी रो में आएगा? R1 में आएगा। तो बाकी दोनों रो को चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों अनचेंज रहेंगी और R1 के अंदर चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? तो वापस सुनना कैसे चेंज आएगा। ध्यान से देखिए ये ऑपरेशन कैसे वर्कआउट किया। मुझे ये ऑपरेशन अप्लाई करना था R1 -2 R3। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए वर्कआउट कर रहा हूं, तो इसके लिए हम लोग करस्पॉन्डिंगली इसको यूज करेंगे 8 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर R3 गिवन है, इसलिए मैं ये 8 यूज करूंगा। अगर ये R2 गिवन होता तो किसको यूज करते? 6 को। तो अब क्या लिया हमने? R1 की जगह पर क्या रखेंगे? 1 -2 एज इट इज, और R3 की प्लेस पे हमने क्या रखेंगे? 8। फिर इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या किया? तो अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो R1 की जगह पर 2, फिर -2 एज इट इज, और अब R3 की जगह पर क्या आएगा? -3। इसको सॉल्व किया, जो भी आंसर आया उसको R1 की जगह पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले के लिए, इस थर्ड एलिमेंट के लिए वर्कआउट करेंगे।
तो R1 की जगह पर क्या आएगा 5 माइनस 2 एज इट इज, R3 की जगह पर क्या आएगा 8। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो कहां लेंगे, R1 पे लेंगे। ठीक है, यानी जो चेंज आ रहा है वो कहां आ रहा है, रो 1 पे आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहां पे 3 कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। इन द सेम मैनर वी आर हैविंग 3 कॉलम ऑपरेशंस। ठीक, तो पहले आप ये नोट डाउन करें। हम लोग यहां पर देखें, इसमें कॉलम ऑपरेशंस भी 3 होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे रो ऑपरेशन है। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं CI इज इंटरचेंज विथ CJ। ओके, हम लोग यहाँ पर अगेन इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और मैं इसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेशन क्या लिखेंगे, C2 इज इंटरचेंज विथ C3। तो अब यहां पर C2 और C3 चेंज होगा, तो C1 जो कॉलम है वो चेंज नहीं होगा। तो ये C1 कॉलम एज इट इज आ जाएगा 1 6 8। अब C2 और C3 चेंज होंगे तो हम लोग C3 कॉलम को पहले ले लेंगे। अब इसके एलिमेंट्स C2 की पोजीशन पे आएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 5 -7 8। इसके बाद थर्ड कॉलम में आएगा 2 9 -3। इस प्रकार से यहां पे इन दोनों कॉलम की वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर अब देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन। तो इस सेकेंड ऑपरेशन के लिए हम लोग से यहां पर लिख रहे हैं C1 टेंड्स टू -C1। इसका मतलब है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी k है इसकी वैल्यू क्या है, -1 है, और मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ओरिजिनल मेरा मैट्रिक्स ये है, मैं इसी मैट्रिक्स पे वर्कआउट करता हूं। तो जब मैं इस पे वर्कआउट करूंगा तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, तो आप देखिए यहां पर सभी एलिमेंट्स की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। -1 6 -8। देन सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। देन थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स भी एज इट इज रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर कौन से एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। मैं इसके लिए से यहां पर ऑपरेशन लिख रहा हूं, C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। ये ध्यान रखें कि जो कॉलम मैं यहां पर लिखूंगा टेंड्स टू के तुरंत बाद भी वही कॉलम आएगा। ध्यान दें, CI टेंड्स टू CI है। ओके, तो C2 टेंड्स टू C2 पहले ये लिखना है। ठीक, अब मैं यहां पर देखता हूं कि इसका रिजल्टेंट क्या आएगा। तो यहां पे हम लोग कर क्या रहे हैं, C2 प्लस C3 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं यहां पे C2 और C3 के एलिमेंट्स को ऐड करूंगा और रिजल्टेंट किसके पास आएगा, C2 के पास। इसका मतलब है कि C2 कॉलम के एलिमेंट्स चेंज होंगे। किसके चेंज होंगे, C2 कॉलम के चेंज होंगे। ध्यान दें, C2 पर रिजल्ट आएगा और वो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा, तो C2 के एलिमेंट्स चेंज होंगे। हम लोग यहां पर इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 + 5 7, 9 - 7 2, -3 + 8 दैट विल गिव यू 5। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। याद रखें, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें चेंज आया है तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स में चेंज आया है, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग यहां पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये आप लोग नोट डाउन करें।
अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए हम लोग यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए। तो पहले तो दिमाग में ये सेट करें कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी होगा जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर पहली ही कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के लिए यहां पर पहली बात क्या है कि जो मैट्रिक्स होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और अब हम लोग एक दूसरा मैट्रिक्स बी फाइंड करेंगे, वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोग जब यहां पर इसमें a इंटू बी करें और b इंटू ए करें, दोनों में से कुछ भी करें, यहां पर सॉल्व करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। फिर कह रहा हूं कि a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ऑफ ऑर्डर m, एंड b इज द अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, दोनों का ऑर्डर सेम है। और यहां पे अगर मैं a इंटू बी करूं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या b इंटू ए करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम लोग यहां पर कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स b है दिस इज इनवर्स ऑफ a। तो हम लोग इस मैट्रिक्स b को क्या बोल रहे हैं, इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स। और इस b मैट्रिक्स को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, तो इट इज इंडिकेटेड इन दिस मैनर, b इज इक्वल्स टू a इनवर्स। ओके, ऐसे इसको डिनोट करेंगे। इसका मतलब मैं यहां पर इस b की जगह पर क्या लिख सकता हूं, a इनवर्स। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और a इनवर्स इंटू a इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर b की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, a इनवर्स। तो यहां पे इस इनवर्स की प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। से हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं A जिसका ऑर्डर 2x2 है एंड दीज आर द एलिमेंट्स। अब इसी में ही हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं B, ये भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 2 -3 -1 2। हम लोग यहां पे A इंटू बी ऑब्टेन करते हैं। a इंटू बी ऑब्टेन करना है तो सबसे पहले हम लोग यहां पर 2 इंटू 2 करेंगे, दैट विल गिव यू 4 और 3 इंटू -1 करेंगे, दैट विल गिव यू -3। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, 4 -3। ओके, फिर हम लोग सेकेंड एलिमेंट ऑब्टेन करेंगे, कैसे आएगा, 2 इंटू -3 6 और 3 इंटू 2 +6, तो -6 +6। देन नेक्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 2 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 2 -2। नेक्स्ट वन इज -3, नेक्स्ट वन इज ये आएगा -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, -3 +4। इस पूरे को आप सॉल्व कर लेते हैं। 4 -3 1, 2 -2 0, -6 +6 0, -3 +4 1। तो सॉल्व करने पे क्या आ चुका है, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो हम लोग इस B मैट्रिक्स को बोलेंगे इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर
A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 -3 -1 2। तो A इनवर्स यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? B मैट्रिक्स। ओके, तो यहां पर हमने इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट देख लिया है। फिर से सुनेंगे, इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दूसरी बात, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ये कंपल्शन नहीं है। ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डेफिनेटली उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड बात क्या करी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट न करे ऐसा भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। यहां पे इसमें अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m है तो हमने एक और दूसरा मैट्रिक्स लिया B जो कि सेम ऑर्डर का है और इस प्रकार से है कि जब हम यहां पर A इंटू B करें तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या B इंटू A करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर हम लोग इस B मैट्रिक्स को बोलेंगे इनवर्स ऑफ A और इसको डिनोट कैसे करेंगे? A इनवर्स इन दिस मैटर। ओके, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A इनवर्स इंटू A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड दो थ्योरम। पहले आप ये नोट डाउन करें, इसको नोट करें। हम लोग अब यहां पर देख रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस से रिलेटेड थ्योरम। ओके, तो यहां पर जो थ्योरम है इसका नाम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ठीक है। इसमें थ्योरम 3 लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना। हम लोग पहले दो थ्योरम देख चुके हैं। कौन सी दो थ्योरम देखी थी हमने इस चैप्टर में? तो फर्स्ट थ्योरम थी जहां पर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एंड A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम 1 देखी थी हमने। थ्योरम 2 कौन सी देखी थी हमने? तो थ्योरम 2 के अंदर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा था। तो वो दो थ्योरम हम देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए इस थ्योरम का नंबर क्या दिया है हमने? 3। तो 3 नंबर होने से कंफ्यूज मत होना कि क्या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के भी कोई दो थ्योरम और रह गई हैं, तो नहीं, ठीक है। हमने इस चैप्टर में पहले दो थ्योरम देखी थी जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड थी, ठीक। इसके बाद अब देख रहे हैं नेक्स्ट वन, इसलिए इसको नंबर क्या दिया? 3। तो अब देख रहे हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो सुनना ध्यान से, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है? मान लो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, ओके। ये एक कैसा मैट्रिक्स है हमारे पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अब मान लेते हैं कि इसके दो इनवर्स हैं। इसका एक इनवर्स है B और इसका दूसरा इनवर्स है C, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहती है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। तो B एंड C आर नॉट अनइक्वल, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो B एंड C आर इक्वल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता। हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि इसका इस स्क्वायर मैट्रिक्स A के दो इनवर्स हैं, हम ऐसा मान रहे हैं। यानी हम इस थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके तो दो इनवर्स हैं, ठीक है। वी आर कॉन्ट्राडिक्टिंग द
थ्योरम और वी आर ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट द थ्योरम। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि ए के दो इनवर्स है तो इसका मतलब है ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए। इनवर्स की प्रॉपर्टी, इनवर्स की कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू बी ए एंड ए सी इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू सी ए। अगर सी भी ए का इनवर्स है तो ए इंटू सी करूंगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड सी इंटू ए करूंगा तब भी क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम लोग यहां पर इसमें बी से शुरुआत करते हैं। देखिए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहां पर क्या प्रयास कर रहा हूं, तो मेरा एफर्ट्स है ये प्रूव करना कि b इज इक्वल्स टू सी है। क्या प्रूव कर रहा हूं मैं, b इज इक्वल्स टू सी है। अगर ये प्रूव हो जाए कि b इज इक्वल्स टू सी है तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है कि b एंड c दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो कि a के इनवर्स है, जो कि इस A मैट्रिक्स के इनवर्स है, ऐसा हमने लेट किया है, माना है। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ क्या कर रहा हूं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक है, B इज इक्वल्स टू C है, ये प्रूफ कर रहा है। तो मैंने यहां पर इसमें लिया B इज इक्वल्स टू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू B इंटू I, ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स B। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी यूज करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो वाली प्रॉपर्टी यूज करें। ठीक है, तो B इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, BI। ये कहां से आया, तो ये आया है प्रॉपर्टी से, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी को यूज किया। अब यहां पर ये जो I है, इस I की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AC। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू AC और CA, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, AC। ठीक है, तो ये आया कैसे, दिस इज गिवन। अब हम लोग यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो हम वो प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, एसोसिएटिविटी यूज करी। ओके, तो ये B इंटू AC इज इक्वल्स टू BA इंटू C। ठीक है, अब देखिए BA की जगह पर क्या आ जाएगा, I, क्योंकि ये गिवन है BA इज इक्वल्स टू I, तो यहां आ जाएगा I और इसके इंटू में आ जाएगा C। ओके, ये कहां से आया, तो ये हमें गिवन है। फिर से हम लोग यहां पर इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, तो I इंटू C करेंगे तो क्या आएगा, C। ओके, यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज करी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसी प्रॉपर्टी को यहां पर वापस से यूज किया। अब आप देखो आपके पास क्या आ चुका, सॉल्व करने पे B इज इक्वल्स टू C आ चुका है। इट मीन्स जो हम लोग यहां पर कह रहे थे कि A एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये असंभव है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि B और C दोनों अपने आप में कैसे हैं, इक्वल है। तो थ्योरम क्या कहती है
कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली वो अपने आप में यूनिक होगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें देख रहे हैं थ्योरम 4। तो फोर्थ थ्योरम में हमें प्रूव ये करना है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसमें हमें क्या गिवन है, तो ए एंड बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी इनके प्रोडक्ट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो क्या आएगा, दिस वन। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, तो चूंकि A एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A इंटू ए इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली A इनवर्स इंटू ए करूंगा तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन द सेम मैनर यहां पर हमने क्या लिखा, B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड B इनवर्स इंटू बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां से पता चला। टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस लिखा हुआ है, इट मींस कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही B का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ओके, अब ये प्रूफ करना है तो हम लोग इसके लिए इन दोनों का A और B का प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, AB। ठीक है, और इसका इनवर्स क्या आएगा, तो AB इनवर्स। अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो उनके प्रोडक्ट का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट आ गया AB और इसका इनवर्स क्या आएगा, AB इनवर्स। और चूंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है, AB का इनवर्स है AB इनवर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब मैं यहां पर इसमें इस पूरे के लेफ्ट हैंड साइड पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान दें, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, तो ये जो हमारा पूरा पार्ट था LHS का, ये मैंने एज इट इज ले लिया और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं A इनवर्स से। कहां पर मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, तो मैं यहां पर RHS के अंदर भी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान रखें, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इसमें फर्क पड़ेगा। मैं यहां पर इसमें इस पूरे के LHS में लेफ्ट हैंड साइड में A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पर ही A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब यहां पर मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूं एसोसिएटिविटी की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अब एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको देखिए कि क्या बनेगा, तो दैट विल बी A इनवर्स इनटू A इन वन ब्रैकेट एंड B विल बी इन अनदर ब्रैकेट। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। इसमें यहां पर A B होल इनवर्स ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहां पर A इनवर्स को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, A इनवर्स। ठीक, ये क्या बनेगा हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू B, देन AB होल इनवर्स इज इक्वल्स टू A इनवर्स। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, B। इसके बाद अब हम लोग फिर से लेफ्ट हैंड पर B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड पर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, B इनवर्स इंटू B इंटू AB होल इनवर्स। ध्यान दें, ये जो पूरा है ये एज इट इज यहां पर लिया हमने और इसके लेफ्ट हैंड पर B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी ये जो A इनवर्स है ये एज इट इज रहेगा
और इसके लेफ्ट हैंड पर हम लोग बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब बी इनवर्स इनटू बी करेंगे, दैट विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर ये मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा और ये एज इट इज, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। क्या बात ध्यान रखनी है कि इसमें अगर मैंने इस पूरे के लेफ्ट हैंड पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहां भी लेफ्ट हैंड पर ही मल्टीप्लाई करूंगा। इधर भी अगर हमने इस पूरे में इसके लेफ्ट हैंड पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहां भी इसके लेफ्ट हैंड पर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है।